नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि लास्ट वाली वीडियो में अपने लोगों ने एवरेज के काफ़ी अच्छे प्रश्न देखे थे। मैंने बताया था एक वीडियो और इस पर बनानी है मुझे, ठीक है। उस पर भी थोड़े अच्छे सवाल डाले हुए हैं मैंने। थोड़े अच्छे भी सवाल हैं, थोड़ा नॉर्मल सवाल भी हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन अटकते थे लड़कों पे या फिर सीट के दौरान या फिर ऑफलाइन बैच के दौरान मैं जो वो सवाल बोलता था, उन्हीं को मैंने एक बार आपको रिवीजन करने के लिए बोल दिया है। देखते हैं इसके बाद अगर बचेगा कुछ टॉपिक में और कुछ बचेगा तो उसकी एक और वीडियो बना दूंगा और बस एवरेज को यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो आज आने वाले सवाल थोड़े अच्छे रहेंगे, आप एक एक करके लगाएंगे, उसके बाद अपने आंसर मिलेंगे, मैच करिएगा, ठीक है। कैसा जा रहा है कैसा नहीं। और ये शायद मेरे ख्याल से एवरेज की शायद 7वीं या 8वीं क्लास होगी, ठीक है, जो भी है, लेकिन फिर भी आप मेहनत करते रहिएगा लगातार। मेहनत से ही सब कुछ होगा। देखो क्या है आज के टॉपिक में, आपको पहला सवाल देने का प्रयास करूंगा मैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। सवाल एक बार पढ़ेंगे आप लोग, सवाल को आराम से लगाएंगे। सवाल दिया गया है, कुछ कृषि श्रमिकों का औसत मासिक आय रुपए में एस है और अन्य श्रमिकों की टी है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है तो सभी श्रमिकों की औसत आय कितनी रुपए होगी, ठीक है। अच्छा सवाल दिया गया है, एक बार लगाएंगे आप लोग। हो रहा है कि नहीं? आ जाओ देखते हैं सवाल क्या कह रहा था। सवाल ये कह रहा है आपसे कि कुछ कृषि श्रमिक हैं, कैसे श्रमिक, कृषि श्रमिक की औसत मासिक आय, कुछ कृषि श्रमिक हैं कृषि वाले, उनकी मासिक औसत आय कितनी है, एस है औसत आय, ठीक। और उसके बाद दे रहा है अन्य श्रमिक, कुछ अन्य श्रमिक हैं अन्य वाले, उनकी औसत आय कितनी है, टी वर्ष है, ठीक है। लेकिन आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल ये कह रहा है आपसे कि आगे सवाल कह रहा है यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुनी है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य की तुलना में कितनी है, 11 गुनी। अच्छा, अन्य का अगर मैं एक मान लूँगा तो इनकी कितनी है, 11 गुनी संख्या, ठीक, इनकी 11 गुनी होगी। तो प्रश्न बोल रहा है तो सभी श्रमिकों का औसत मासिक आय कितना है, सभी श्रमिकों का औसत मासिक आय। अच्छा, औसत मासिक आय सभी का निकालना है तो औसत गुणा संख्या क्या होगा, इनका योग निकल आएगा। इनका योग कितना, 11 है, ठीक। इसका योग कितना, टी, केवल 1 × टी हो जाएगा, ठीक है। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी, ये 11 लोग थे और ये एक लोग था अन्य वाला, तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 और 1 12। पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। तो 12 से भाग दे देंगे। 12 से भाग देने के बाद इस तरीके से आंसर आना चाहिए 11s + t, कोई है ऑप्शन, 11s + t डिवाइड बाई कितना, 12, ठीक है, क्लियर। 11s + t डिवाइड बाई कितना, 12, क्लियर। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ सवाल था, सही सवाल था, सिंपल सवाल था, ठीक है, क्लियर। ये तो समझ गए, 11 × s और t × 1, ये तो हो गया सभी का योग, और बट्टे अगर डिवाइड पूरी संख्या से कर दोगे तो औसत निकल आएगा, औसत सभी का, ठीक है। अगला सवाल आज की स्क्रीन पे लगाएंगे एक बार। सवाल कह रहा है 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम W, X, Y और Z है। सबसे छोटे 3 अंकों का औसत 25.5, जबकि सबसे बड़े 3 अंकों का औसत 29 कितना है, 5 है। तो आंकड़ों का परास, देखो मैं परास एक जानकारी मैं आपको दे दे रहा हूँ। परास जो होता है, परास होता है बड़े में से आप छोटा घटा दें, वो होता है आपका परास, ठीक। इतनी छोटी सी जानकारी मैंने अभी तक शायद इस टॉपिक में नहीं आई कहीं, तो मैं नहीं बता पाया। तो परास होता है बड़े में से छोटा घटा दीजिएगा तो परास निकलता है। इसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दोगे, क्या निकल आएगा, परास, ठीक है, क्लियर। सवाल को लगाइएगा। आ जाओ, एक सवाल में, चलो आ जाओ, बता दे रहा हूँ क्या कह रहा है सवाल कह रहा है आपसे कि इसके अलावा
सवाल आपसे कह रहा है 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर W X Y Z। अच्छा W X Y और कौन है Z, ये आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में, ठीक है, ये आरोही क्रम में है, ठीक, क्लियर। इसके बाद सबसे छोटे 3 अंकों का औसत 25.5, जबकि सबसे बड़े 3 अंकों का औसत 29.5। अच्छा आरोही क्रम में तो सबसे बड़े ये 3 हो जाएंगे और सबसे छोटे ये 3 हो जाएंगे, ये तीनों छोटे हो जाएंगे, ये सबसे बड़े हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो प्रश्न कह रहा है सबसे बड़े 3 अंकों का औसत, तो बड़ों को वालों का ऊपर लिख लो, क्या लिखोगे, सबसे बड़े आरोही क्रम में तो क्या लिखोगे, x + y + z। इनका औसत दिया है 29.5, औसत दिया है तो योग कितना हो जाएगा, 29.5 गुणा कितना 3, ठीक। एक बार यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे, 3 पंजे 15, 3 निम 27, 27 और 1 28, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ठीक है। इनका योग कितना हो जाएगा, 88.8 हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो रहा है बिल्कुल। आ जाओ आगे दे रहा है सबसे छोटी 3 का औसत 25.5, सबसे छोटी कौन, W + X + Y। इनका औसत दिया है 25.5, तो इनका योग निकाल लीजिएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 1 16, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना 7, ठीक है, क्लियर। परास मैंने अभी बताया कि बड़े में से अगर आप छोटा घटा दोगे तो आपके पास परास निकल आएगा, ठीक, क्लियर। तो घटा दीजिएगा, बड़े में से छोटा माइनस माइनस माइनस, ये x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो z - x बराबर क्या निकल के आएगा, 88.5 - 76.5, ठीक। 5 5 0, 8 में से 2 गया, यहाँ पे 2 बचेगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा, ये कितने बचेगा, 1 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, तो परास जो आपका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 12। ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ठीक है, परास, क्लियर। शायद देख लीजिएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 76.5, 3 निम 27, 27 28, 3 दूनी 6 2 8, 88.5 में से 76.5 जाएगा, आंसर सिंपल सा निकल जाएगा कितना, 12, ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार से देखो परास अब आपने देख लिया, तो परास के माध्यम से 1-2 सवाल और प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, बहुत ही बेहतरीन लगाने का प्रयास करेंगे आप लोग, नहीं आता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न, सवाल अगला प्रश्न दे रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल है 3 अंकों का औसत 28 है, यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में 5 घटा दिया जाए तो माध्य का अंक समांतर माध्य बन जाता है, जबकि आंकड़ों के इस नए समुच्चय का परास 36 हो जाता है, ठीक है। और फिर आगे बोल रहा है यदि इन 3 संख्याओं के मूल समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको। सवाल अच्छा सवाल दे रहा है, लगाएंगे आप लोग एक-एक करके। तीन संख्याओं का औसत, देखो आ जाओ लगाते हैं। अच्छा सवाल है, शायद हो सकता है आप दिक्कत करें इस सवाल को बनाने के लिए। देखिएगा, सुनिएगा जरा। 3 संख्याओं का औसत। अच्छा 3 संख्याओं का औसत कितना, कोई भी 3 संख्याएं हैं, मान के चलना x है, y है और कौन है, z है। इनका औसत दिया है 28, तो ये कितना हो जाएगा, 28 3 84, कितना हो जाएगा 84, ठीक, क्लियर। 3 संख्याओं का औसत 28 था तो इनका औसत हो जाएगा 84। बेसिक से लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बिल्कुल आराम से लगाओगे निकल आएगा आंसर, ठीक है। सवाल अगले कह रहा है यदि पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में 5 घटा दिया जाए, सबसे छोटी में 5 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी में 5 घटा दिया जाए। चलो आओ करते हैं, घटाते हैं 5। देखो सबसे छोटी, अगर एक सबसे छोटी हम मान के चल रहे x है और सबसे बड़ी कौन सी है, z है, ठीक। सबसे छोटी में कितना जोड़ने को बोल रहे हैं, 2 जोड़ने को बोल रहे हैं, ठीक। उसके बाद y, उसके बाद सबसे बड़ी में 5 घटा दिया जाए, z - 5, ठीक। ये भी पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि संख्या में कुछ ऐड किया गया है ना कि संख्या बढ़ाई गई है, ठीक है। देखो समझना, संख्या तो 3 ही थी, संख्या में ऐड किया गया ना कि संख्या कोई बढ़ाई गई है। ऐसा ना कर देना कि 5 और 2 7 बढ़ेगी तो 3 संख्या, ये 7 और 3 10, 10 डिवाइड बाई 10 कर दो, नहीं, ठीक है, संख्या में जोड़ा गया है। तो सवाल कह रहा है तो मध्य का अंक क्या बन रहा है,
मध्य का अंक समांतर माध्य हो जाता है, मध्य का अंक समांतर माध्य हो गया। अच्छा, मध्य का अंक आपके पास है कितना 22, तो 22 समांतर माध्य हो गया। जबकि आंकड़ों के इस नए समुच्चय का परास, यही वाली कंडीशन, ये पढ़ना है थोड़ा। जबकि आंकड़ों के नए समुच्चय का परास, अच्छा इसी में दो इक्वेशन लगी हुई हैं। जबकि आंकड़ों के नए समुच्चय का परास 36 हो जाता है। परास, परास मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। परास होता है बड़े में से छोटा घटा दो, परास निकल आएगा। ठीक है, बड़े में से छोटा घटा दो। आ जाओ, क्या करोगे, फिर से एक कंडीशन, छोटी में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक, क्लियर। और सबसे बड़ी में 5 घटा दिया जाए। अच्छा, सबसे बड़ी में कितना घटाओगे, 5। सबसे बड़ी जेड, इसमें 5 घटा दिया जाए। तो परास जो है सबसे बड़ी, देखो बड़ी में से छोटी घटाओगे, परास क्या करोगे, बड़ी में से छोटी घटाओगे। तो z -5 से बड़ी में से 5 घटा दो, और x में कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें। इनका परास जो है वो परास दे रहा है 36, ये अलग कंडीशन दे रही है। ठीक है, समझने का प्रयास करना। ये कॉमा तक अलग कंडीशन दी, जबकि आंकड़ों के नए समुच्चय का प्रयास 36 हो जाता है। ये समुच्चय का परास अलग। परास क्या होता है, बड़ी में से छोटी घटा देंगे। बड़े में मैंने 5 घटाया और छोटे में 2 जोड़ने के बोलेगा, वो परास लग दे दिया। अब यहाँ से सॉल्व करिएगा इसको। अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो जरा, ये क्या निकल के आएगा, x + 22। एक काम करो, 5 और ये 5 और ये 2, ये 2 और ये 5, माइनस का 3 बचेगा, उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो डायरेक्टली कर लिया, x + y + z बराबर 3y, और प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। देखो ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 था, ये प्लस का 2 है, क्योंकि 2 ही तो जोड़ा है। ये x + 2 प्लस का 2 है, ये माइनस का 5, माइनस का 3 बचेगा, उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले जाइएगा, x - 3y, 3y इधर आएगा तो 2y बचेगा, 2y + z बराबर कितना, 3। ये कंडीशन नंबर 2 होगी। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 2, और कंडीशन नंबर 1 ऊपर था ही था। अगर कंडीशन नंबर 1 ऊपर था तो इसको यहाँ पे लेके आइएगा, क्योंकि x + y + z बराबर आपके पास है 84। थोड़ा लेंथी को प्रोसेस है, देखेंगे बेसिक से भाई साहब, लगेगा तभी, नहीं तो आप लोग ऐसे ही देखो। अब तक तो मैं जैसे होता था बस बता देता था। ठीक है, आ जाओ, क्या करोगे, ऐसा करो, घटा दीजिएगा। इसे घटाने पर माइनस 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 माइनस, ये से ये कैंसिल आउट, जेड से जेड कैंसिल आउट। ठीक, तो यहाँ पे -3y बराबर 81 बचेगा, माइनस का 81। तो y की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 27। y की वैल्यू कितनी, 27। ठीक है, क्लियर। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। अब उसके बाद क्या करना है तुम्हें, y की वैल्यू तुम्हारे पास 27 आ गई है, तो y को उठा के या फिर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा y की वैल्यू। ठीक, क्लियर। आप चाहो तो y की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, चाहो तो आप यहाँ पे रख दीजिएगा y की वैल्यू, जहाँ चाहो वहाँ रख दीजिएगा। देखो तब तक इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, उधर रख देना, z - x, ये माइनस का 5, माइनस का 2, माइनस का 7, 7 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 और 7, 7 और 6 13, कितना हो जाएगा, 43। ठीक है, क्लियर। z - x बराबर 43। देखो माइनस का 5, ये भी माइनस का 2 जाएगा, 5 और 2 7 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 43। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू 27, आप चाहो तो 27 की वैल्यू इसमें रख दो, तो 27 दूनी 54, 27 दूनी कितना, 54। तो x + z की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से रखने के बाद, यहाँ से x + z की वैल्यू 54 माइनस का होगा, उधर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस का 54 55 56 57, x + z की वैल्यू 57 हो जाएगी। ठीक, क्लियर। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2z बराबर 7 और 3 10, 5 और 4 9, 9 और 1 10। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 50। z की वैल्यू कितनी, 50। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। ठीक है, क्लियर। शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। x की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 50 निकल जाएगी। अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था। एक सवाल मैंने करा दिया है, एक और इसका दे दे रहा हूँ मैं आपको। आ जाओ, एक सवाल और लगाइएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करोगे, जैसे मैंने बताया है पिछली क्वेश्चन में उसी तरीके से लगाओगे। ठीक है, लगाओ। तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में 10 घटा दिया जाए तो बीच वाला अंक समांतर माध्य और आंकड़ों के इस नए समुच्चय का परास 20 हो जाता है। तो इन संख्याओं के मूल समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या क्या है। फिर से सवाल वैसा ही बना हुआ है।
आ जाओ देखते हैं। सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। आ जाओ देखो सुनिएगा, 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा आपके पास 28 3 84, 28 3 84, ठीक है। सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, छोटी में 7 जोड़ दो और उसके बाद 22, क्योंकि औसत इनका अलग से निकालना है, और सबसे बड़ी में 10 घटा दिया जाए, सबसे बड़ी में 10 घटा दीजिएगा, तो इनका बीच वाला, इनका औसत कितना? पदों का योग बटे पदों की संख्या, संख्या कितनी? 3, इनका बीच वाला औसत समांतर माध्य बन जाता है। लेकिन एक कंडीशन और है यहाँ से, एक कंडीशन यहाँ से क्या है वो अलग है, देखिएगा। एक कंडीशन यहाँ से अलग है, क्या दे रहा है? तो बीच वाला अंक क्या बन जाता है? समांतर माध्य, ठीक है। बीच वाला अंक समांतर माध्य बन जाता है, और इस नए समुच्चय के परास कितना है? 20 है। नए समुच्चय का परास क्या होता है? बड़े से छोटा वाला घटा दीजिएगा। तो बड़े से जब छोटा वाला घटाओगे क्या करोगे? बड़े से छोटा वाला घटाओ, आ जाओ। कैसे घटाओगे बड़े से छोटा? इस तरीके से घटाओगे, क्योंकि बड़ा वाला कौन सा था? बड़ी वाली में 10 घटा दिया गया, तो जेड में 10 घटा दिया गया, और आपने क्या किया? छोटे में कितना जोड़ दिया आपने? 7 जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, ठीक है। इसका परास दे रहा है 20, तो यहाँ से ये सॉल्व भी कर लो। z माइनस एक्स बराबर 10 और 7 17 माइनस 17 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 37, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करो, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये माइनस का 3 बचेगा, उधर जाएगा प्लस का 3, तो 3y, ये 3y प्लस कितना? 3, तो यहाँ से आपके पास निकल के आएगा x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 3, ये वैल्यू अलग निकल आई। इक्वेशन नंबर 2 मार दो इसको, और एक इक्वेशन तो यहाँ पे दी थी, कौन सी? ऊपर वाली, ये वाली यहाँ लिख लो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 84, ठीक है। क्या करोगे? माइनस 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 माइनस, तो बाई x से x कैंसिल आउट, z से z कैंसिल आउट, माइनस 3y बराबर माइनस 81, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी? y की वैल्यू निकल के आएगी 27, फिर से 27 निकल के आएगी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 27, ठीक। y की वैल्यू अगर 27 हो गई, तो y की वैल्यू फिर से इसमें रखोगे जाके, तो y की वैल्यू 27 रखोगे जाके इसमें, तो 27 दूनी 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा? 57, 54 और ये 3 जुड़ जाएगा, 54 और 3 57। तो आपके पास सिंपल सा x प्लस जेड की वैल्यू निकल के आएगी, x प्लस जेड की वैल्यू निकल के आएगी कितनी? 27 दूनी 54, 54 और 3 57, 57 इधर ऐड कर दोगे। फिर से वही कंडीशन, 2z बराबर 7 और 7 14, 5 और 3 8, 8 और 1 कितना? 9, ठीक, 9। तो z की वैल्यू निकल के आएगी, देख लेना z है, 2 नहीं लिखे हैं, z की वैल्यू निकल गई 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, कितना निकल गया? 47, 40 नंबर 7, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर? शायद 2 सवाल थे आपके, दोनों सवाल मैंने आपको डाल दिए, बहुत ही अच्छे सवाल थे, लगाने में भी अच्छे हैं और तरीके में भी अच्छे हैं, तो दोनों सवाल को आप अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या है? इस तरीके के मैंने कुछ सीट के सवाल हैं, ये इस तरीके के सवाल मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए हैं। सवाल क्या कह रहा है? मान लीजिए कि 5 क्रमांकित विषम प्राकृत संख्याओं का औसत p है। यदि 5 संख्याओं के तुरंत बाद की 2 अन्य क्रमांकित संख्याएं विषम को इसके साथ मिला दिया जाए तो प्राप्त नया औसत। देखो मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था, मैंने क्या बताया था? एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ये वीडियो नंबर 3 या 4 में बताया होगा मैंने, कि अगर क्रमागत संख्याएं होती हैं, अगर उनमें कुछ मिलाया जाता है, जो भी संख्या मिलाया जाता है, जो भी मिला दिया जाता है, क्रमागत में उनके आधे का फर्क पड़ता है, क्रमागत में उनके आधे का फर्क, ठीक है। वो मैंने तरीकाबद्ध पूरा वहाँ पे बताया था, मैंने कहा था आगे चल के इसके सवाल मिलते हैं, तरीकाबद्ध उसका बताया था पूरा, मिलाने जो भी मिलाया गया, जितनी भी संख्या उसके आधे का फर्क। और सम और विषम में मैंने क्या बताया था? सम और विषम में जितनी संख्याएं मिला दी, जितनी मिलाई गई, उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक, बढ़ जाएगा, क्योंकि सम और विषम में 2 का अंतर होता है और क्रमागत में 1 का अंतर। तो आपने कितनी संख्याएं यहाँ पे मिलाई हैं? कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं मिलाई हैं। अगर 2 संख्याएं मिलाई हैं, अन्य 2 क्रमागत संख्याएं विषम शामिल कर दी जाएं, तो औसत भी, औसत पहले कितना था? p था, तो अब औसत कितना हो जाएगा? p + 2। सम और विषम में जितनी मिलाई जाती है उतने का फर्क पड़ता है, और क्रमागत में जितनी मिलाई जाती है उनके आधे का फर्क पड़ता है, ठीक है। बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था मैंने उस टाइम पे, आप देख लेंगे, एक बार वीडियो को भी देख लेना, ठीक है, रिवाइंड करके पीछे वाली वीडियो देख लेना। चलिएगा अगला सवाल
अगला सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, लगाइएगा आप लोग, लगाओ। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है सोलन को 16 दिनों के सेल्फ ड्राइव के दौरान अपना यात्रा खर्च को पूरा करने के लिए कुछ पैसे दिए गए। हालांकि उसे अपने प्रवास को और 8 दिनों तक बढ़ाना पड़ा, जिससे परिणामस्वरूप उसका दैनिक औसत भत्ता 80 रुपये कम हो गया। शुरुआत में उसे कितना भत्ता मंजूर किया गया था? देखिएगा जरा सवाल, देखो सवाल को एक तो बेसिक से लगा लीजिएगा, चाहो तो आप डायरेक्टली लगा लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, सोनल को 16 दिनों के लिए, अच्छा सोनल को जो एक खर्च भत्ता मिला है, भत्ता वो कितने दिनों के लिए मिला है? 16 दिनों के लिए मिला है। दिन दिए गए हैं, 16 दिन के लिए भत्ता मिला है, ठीक है। अब भत्ता नहीं पता कितना मिला हुआ है, लेकिन उसका औसत अभी आपको नहीं पता कितना दिया गया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ उसको एवरेज उसका मान के चल रहा हूँ, ये x रुपए दिया गया। कितने रुपए? x रुपए, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है आगे क्या सवाल कह रहा है? देखो आगे सवाल कह रहा है, हालांकि उसे अपने प्रवास को और 8 दिनों तक बढ़ाना पड़ा। अच्छा पहले तो उसका दिन कितना था? 16। प्रवास को अगर उसने 8 दिन और बढ़ा दिया तो अब कितने दिन बढ़ गए होंगे? 24 दिन हो गया। 8 दूनी 16, 8 तिया 24। परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक भत्ता 80 रुपये कम हो गया। 80 रुपया क्या हो गया? कम हो गया भाई साहब, ठीक है। देखो समझ में अगर आ रहा हो तो भाई साहब फिर से मैं एक बात बोलूँगा, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। नहीं तो काफ़ी छात्र पढ़ते रहते हैं, अरे नहीं मैं इनका चेला नहीं हूँ तो भाई साहब वीडियो को लाइक नहीं करूँगा। अब इससे मतलब नहीं रखो, अगर सही पढ़ चल रहा है तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। काफ़ी लोग होते हैं भाई साहब, आप सब बोलेंगे अरे ये कैसे, ये क्या हुई बात? भाई साहब बात कुछ नहीं हुई, तुम लोग देखो 8 दिनों तक बढ़ाना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उसका औसत दैनिक भत्ता 80 रुपये कम हो गया। पहला औसत उसका x था, अगर 80 रुपये कम हो गया तो अब कितना हो गया होगा? x माइनस 80, x माइनस कितना? 80, ठीक है, क्लियर। तो शुरुआत में उसका भत्ता कितना मंजूर किया गया था? शुरुआत में भत्ता कितना होगा उसका? 16 दिन और x दिन औसत था, तो 16 गुणा x, 16x के बराबर उसका भत्ता मंजूर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लगाएंगे कैसे? देखो दोनों इक्वेशनें हैं, दोनों भत्ता हैं, दोनों टोटली भत्ता हैं, तो दोनों आप भत्तों को बराबर कर दीजिएगा। तो क्या बराबर करोगे? 16 इंटू एक्स, 16x बराबर 24 इंटू एक्स माइनस 80, ठीक है, क्लियर। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 2x बराबर 3x माइनस 3 अट्ठे 24, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 240। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 240, ठीक है, क्लियर। अब x की वैल्यू अगर 240 आ गई तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रारंभ में उसे कितना भत्ता मंजूर किया गया था? प्रारंभ में 16 दिन के लिए भत्ता मंजूर किया गया था, और औसत इसका था x, तो योग कितना हो जाएगा? 16x। तो आपको जो भत्ता मिलेगा प्रारंभ में, टोटली प्रारंभ में 16 इंटू एक्स, तो 16x की वैल्यू आपने निकाली 240, तो 16 चौके 64, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38। आपका जो भत्ता मंजूर हुआ होगा वो कितना? 3840। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, ठीक है, क्लियर। शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तरीका थोड़ा सही है, बेहतरीन भी है, अच्छा भी है। लगाने का प्रयास करोगे तो लग जाएगा, नहीं लगाने का प्रयास करोगे तो नहीं भी लगेगा भाई साहब, ठीक है, क्लियर। देखो इसको एक तरीके से और लगा सकते थे, लेकिन उससे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही लगा लो, क्या दिक्कत है इसमें? बढ़िया है, कॉन्सेप्ट भी बढ़िया है, सही सवाल भी है। इसी तरीके का एक सवाल और दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो आप ऐसे भी लगा सकते थे इसको। चलो वो उसमें बता दूंगा मैं आपको अगले क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लगाइएगा, लगाओ अगला क्वेश्चन।
सोनम को 15 दिनों के लिए सेल्फ ड्राइव के लिए दौरान अपनी यात्रा की देखभाल के लिए कुछ पैसे दिए गए थे। हालांकि उसे अपने प्रवास को और 9 दिनों तक बढ़ाना पड़ा। परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक भत्ता 75 रुपये कम हो गया। शुरुआत में कितनी राशि स्वीकृत हुई थी? ठीक है, आ रहा है कि नहीं आंसर आ रहा है? जैसे भी लगाया है वैसे ही बिल्कुल लगा दीजिएगा। देखो सवाल क्या कह रहा है आपसे, सोनम को 15 दिनों के लिए, थोड़ा हटा दे रहा हूँ, सोनम को मान लो 15 दिनों के लिए, 15 दिन के लिए कितना भत्ता औसत किया गया? मान लीजिए x किया गया, एवरेज किया गया, मान लीजिए x रुपए दिए गए, भत्ते के लिए x रुपए दिए गए। अब सवाल कह रहा है हालांकि अपने प्रवास को उसे 9 दिन तक और बढ़ाना पड़ा, उसे अपने प्रवास को 9 दिन तक और बढ़ाना पड़ा, तो 9 5 कितना हो जाएगा? 24 दिन हो गए। और बढ़ाने के बाद बढ़ाना पड़ा, परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक भत्ता 75 रुपये कम हो गया। इसका भत्ता कितना कम हो गया? 75 रुपये कम हो गया, तो x - 75। ठीक, औसत जो है 75 रुपये कम हो गया, तो x - 75। अब दोनों इक्वेशनें हैं, दोनों भत्ते हैं, औसत इंटू वो दिनों की संख्या गुणा औसत, दिनों की संख्या गुणा औसत, दोनों क्या है? योग। तो योग को बराबर कर दो, 15x बराबर यहाँ पे 24 और कितना? x - 75। कटना है तो काट दीजिएगा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो 5x बराबर 8x - 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60। तो 3x बराबर कितना? 600। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 200। x की वैल्यू कितनी? 200। ठीक है, क्लियर। x की वैल्यू 200 आ गई, तो आपसे प्रश्न कर रहा है कि सिंपल सा प्रारंभिक भत्ता कितना है? प्रारंभिक भत्ता आपका कितना था? 15x। ठीक है, 15x निकाल लीजिएगा। प्रारंभ में आपका है भत्ता 15x, तो x की वैल्यू हमने निकाली 200, तो 15 गुणा 200, सिंपल सा आंसर आएगा 15 दूनी 3000। ठीक, क्लियर, पक्का। शायद क्वेश्चन अच्छा भी था और आप लगाने का प्रयास भी करोगे। देखो रेलवे ग्रुप डी में कभी कभार क्या हो जाता है, क्वेश्चन छोटा छोटा देता है लेकिन उसकी लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं लड़के, और लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते तो क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है। तो छोड़ने का प्रयास भी ना करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। और मैं तब तक साथ हूँ अब जब तक आपके एग्ज़ाम निकलने ना लगेंगे। क्षेत्र में तो काफ़ी सारे सिलेक्शन तो आपको पता ही है, नामी काफ़ी है क्षेत्र के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए भी नहीं। मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत तेज़ मेरी मैथ है, ऐसा जो बस आती है तो मैं पढ़ा देता हूँ। ये है तुम्हारे छोटे छोटे एग्ज़ाम निकल जाते हैं बस। जैसे कि इस साल काफ़ी लड़के यूपी पुलिस में हुए और अदर एग्जाम में हुए। यूपी पुलिस में तो काफ़ी सारे बच्चे हुए, तो प्री में तो मेरे ख्याल से 40-45 हुए थे। लेकिन वो क्या है कि आप पढ़ते रहेंगे, मैथ सिस्टमेटिकली लगाएंगे, तो मैथ में मुझे पता है मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा। बात बाकी आप मैथ का तो छोड़ दीजिएगा, जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर यूपी पुलिस, यूपीएसआई या फिर आपका रेलवे में नहीं जाएगा। बात बाकी देखो बड़े टीचर की मैं बात नहीं करता हूँ, वो तो काफ़ी बड़े हैं, अलग लेवल से चलते हैं, अलग लेवल से क्वेश्चन को बताएंगे 10-10 तरीके से, उसका मतलब भी तो नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल आप लोग, अरे क्या निकल रहा भाई साहब, चलो अगला सवाल लगाएंगे। टाइम आपको दे दिया है अगला सवाल के लिए। सवाल थोड़ा अच्छा है, देख लीजिए, सीट के सवाल है, अच्छे सवाल हैं ये। सवाल कह रहा है 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 45 है और इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 है। इन 6 पूर्णांकों में से सबसे बड़ी संख्या के लिए अधिकतम संभव मान क्या है? देखो अधिकतम संभव मान पूछा गया है। देखो हो सकता है आप पे ये सवाल ना लग पाए, लेकिन मैं एक बता दे रहा हूँ, उसके बाद अगला अगर ऐसा मिल जाए तो आप लगा लीजिएगा। देखो 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है? 45। अच्छा 6 का औसत अगर 45 है
तो इनका योग कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 24 25 26 27, इनका योग कितना हो जाएगा 270। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे कह रहा है इनसे कि इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 18 है। तो इन 6 पूर्णांकों में से सबसे बड़ी संख्या के लिए अधिकतम संभव मान, पॉइंट केवल ये है अधिकतम संभव मान। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो सवाल लग जाएगा, नहीं पकड़ पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सवाल को आप नहीं लगा पाएंगे, मुझसे ही पूछना पड़ेगा आपको। देखो, अच्छा छोटी संख्या एक है कोई ना कोई, मैं मान रहा हूँ छोटी संख्या कोई ना कोई x है, तो भाई साहब बड़ी कितनी हो जाएगी, क्योंकि छोटी और बड़ी का अंतर 18 है, तो बड़ी वाली x + 18 हो जाएगी। ठीक, क्लियर। ये 6 संख्याओं का औसत दिया था 45 एवरेज, तो इनका योग निकल आया 270। सवाल आगे कह रहा है कि 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के लिए अधिकतम संभव मान, और ये छोटी से बड़ी का अंतर जो है वो 18 था, तो अगर छोटी अगर x है तो बड़ी वाली कितनी हो जाएगी, x + 18। ठीक, 18 ज़्यादा है वो। अब सवाल आगे बढ़ो, देखो अधिकतम संभव मान पूछा बड़े वाले का, अधिकतम संभव मान, तो बड़ी वाली जो भी निकल के आएगी वो x + 18 होगी। ठीक, क्लियर। वो कितना होगा, x + 18 होगी। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ ये एक संख्या आपके पास x + 18 है, तो अधिकतम संभव मान इसका तो इतना ही होगा, x + 18 है। मैं मान के चल रहा हूँ सारी छोटी छोटी संख्याओं का मान x ही है। कितना है भाई साहब, x ही। तो ये संख्याएं कितनी थी, 5 थी, तो इसमें गुणा कितना करोगे, 5 का, क्योंकि छोटी संख्या में मान के चल रहा हूँ सभी का मान x है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5x, क्योंकि मैं छोटी के मान के चल रहा हूँ सभी का मान x है, तो ये 5 संख्याएं होंगी 5x, क्योंकि टोटल संख्याएं 6 थी। और लास्ट वाली संख्या कितनी है, बड़ी वाली x + 18 है, इनका ही तो योग दे रहा है 270। ठीक, क्लियर। तो 6x बराबर 18 इधर घटा दीजिएगा, ये बचेगा 252। ठीक, क्लियर। तो x का मान 6 चौके 24, 6 दूनी 12, x का मान कितना आएगा 42, x का मान कितना आएगा 42। ठीक है। अब सवाल आपसे कह रहा है कि अधिकतम संभव मान, बड़ी संख्या का अधिकतम मान, तो बड़ी संख्या का सिंपल सा मान कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ से देखेंगे आप लोग, 42 ये था, 18 इसमें ऐड कर दोगे, 42 और 18 कितना हो जाएगा 60 मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, पहला पार्ट। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत कर रही होगी तो ये वाली बात करेगी कि यहाँ पे गुणा क्यों 5 किया गया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ बड़ी वाली तो संख्या एक है ही है। अगर यहीं पे सवाल पलट के पूछ लेता कि बड़ी छोटी वाली संख्या निकालिए आप, छोटी वाली अधिकतम संख्या है, तो यहाँ पे पलट के गुणा करते हैं इसमें जाके 5। मैं मान के चलूँगा कि बड़ी वाली संख्याओं में सभी संख्याएं x + 18 x + 18 है। यहाँ पे छोटी की बात करा तो मैं मान के चला हूँ तो सारी संख्याएं x ही हैं। ठीक, क्लियर। सभी संख्याएं x हैं, तो टोटल संख्याएं 5 थी, तो 5x + x + 18 बराबर 270। तो x का मान 42, बड़ी संख्या 42 + 18 60। एक सवाल मैंने लगा दिया है, शायद अगला सवाल आप लगा लेंगे। इसी प्रकार का एक और सवाल, अच्छा सवाल है, लगाएंगे आप लोग, लगाओ। छह धनात्मक पूर्णांकों का औसत 55 है। यदि इन 6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 24 है, तो 6 पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक के लिए संभव अधिकतम मान। फिर से वही कंडीशन, वही तरीके से पूछा गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। एक लाइन का सवाल है। हो गया होगा शायद, आ जाओ, वैसे ही लगाइएगा। 6 संख्याएं, औसत कितना 55, तो 6 का योग कितना हो जाएगा 6 × 55, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 330। ठीक है। 6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर मान के चल रहा हूँ मैं, छोटी आपके पास अगर x है तो बड़ी वाली क्या निकल के आएगी x + कितना 24। ठीक, अंतर 24 है तो बड़ी वाली x + 24 निकल के आएगी। तो अधिकतम संभव मान पूछा है बड़ी वाली के लिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ छोटी वाली सारी की सारी x ही है। अगर ये सारी की सारी x है तो इसमें गुणा कितना कर दोगे 5 का, तो 5x + x + 24 बराबर 330। तो 6x बराबर 24 इधर माइनस कर दोगे कितना निकल आएगा 306। तो x का मान 6 पंजे 30, 6 × 6। छोटी संख्या पूछे तो 51, लेकिन बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी कितना 51 + 24 कितना निकल आएगा 5 और 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, कितना आंसर आएगा 75, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर।
शायद लेक्चर भी आपको समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे होंगे आपको देखने में नहीं, करने में भी अच्छे लगने चाहिए, ठीक है। एक बात याद रखें, पढ़ोगे इस तरीके से तो वादा मेरा है भाई साहब, एग्ज़ाम निकल के भी कहीं पास से नहीं जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगाएंगे एक बार आप लोग। अभी मैंने इस तरीके से अंतर 3 वर्ष कम है, इस तरीके से भी सवाल कराया है तुम्हें, लगाओ। क्या दे रहा है सवाल? 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है तथा विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है, तो पूरी टीम की औसत आयु। अच्छा सवाल है, लगाओ। देखो क्या कह रहा है सवाल। सवाल को अगर आपने सही से ढंग से पढ़ लिया तो काम हो जाएगा, नहीं पढ़ पाए तो सवाल लगेगा भी नहीं। सवाल समझिएगा थोड़ा। देखो सवाल में दे रहा है 11 सदस्यों के एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है। एक कैप्टन है, कोई ना कोई कैप्टन है, उसकी आयु कितनी है? 35 वर्ष। लेकिन एक विकेट कीपर 5 वर्ष बड़ा है, तो विकेट कीपर की आयु कितनी हो जाएगी? 35 से 5 साल बड़ा कितना? 40 साल। ठीक है, ये 5 साल बड़ा है कैप्टन से, विकेट कीपर 5 साल बड़ा है, तो विकेट कीपर की आयु कितनी हो जाएगी? 40 साल। ठीक है, आगे देखिएगा। तथा विकेट कीपर की आयु कप्तान से 5 वर्ष बड़ी है। ठीक है भाई साहब, आगे क्या कह रहा है? यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले आपको 11 खिलाड़ियों की औसत आयु ही नहीं पता है, और जब 11 खिलाड़ियों की औसत आयु ही नहीं पता है तो 2 खिलाड़ियों को हटा दोगे तो उसके बावजूद भी नहीं पता रहेगा क्या होना है क्या है। तो आप क्या करेंगे? देखो ऐसे करिएगा, मान के चल रहा हूँ मैं 11 खिलाड़ी आपके थे, आपका औसत x है। कितना है? x। इस तरीके से लिखो, 11 खिलाड़ी, सॉरी यार ऐसे लिखे लेना, 11 खिलाड़ी औसत कितना था? x है। ठीक, एवरेज x है। अब सवाल ये कह रहा, अगर ये 2 खिलाड़ी हटा दिए गए, कैप्टन और विकेट कीपर, कैप्टन और विकेट कीपर हटा दिए तो कितने खिलाड़ी चले गए? 2। अगर 2 चले गए आपके पास से तो बचेंगे खिलाड़ी कितने? 9 बचेंगे, और उनका एवरेज औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाता है, तो इसका औसत जो है 3 वर्ष कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो बस आप क्या करोगे, आप कुल मिला के इन दोनों क्वेश्चनों को बराबर कर दीजिएगा। इसका योग कितना? 11x। लेकिन ये 9 खिलाड़ियों का औसत, अगर इनका इसका गुणा करोगे 9 खिलाड़ी, तो ये 9 खिलाड़ियों का औसत निकल गया, योग निकल गया 9 खिलाड़ियों का। और जो 2 खिलाड़ी थे 35 और कितने साल के? 40 साल का, वो अगर इनको भी इसमें ऐड कर दोगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी संख्या, दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक, क्योंकि देखो ये 9 खिलाड़ियों का योग निकला है 9x - 3, और प्लस इन दोनों खिलाड़ियों की अगर योग को ऐड कर दोगे, दोनों खिलाड़ियों का योग कितना? 40 और 35 75 बराबर किसके हो जाएगा? 11x के हो जाएगा ये भी। ठीक, क्लियर? टोटल के बराबर हो जाएगा। तो निकाल लीजिएगा 9x - 27 + 75 + 11x। तो 11x उधर 2x बचेगा, इधर कितना बचा? 15 में से 7 गया, कितना बचेगा? 8, और ये 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। तो x का मान कितना निकल जाएगा? 24। x का मान कितना? 24, ऑप्शन नंबर बी। तो सवाल ये पूछ रहा पूरी टीम की औसत है, पूरी टीम की औसत है 24 साल। अगर प्रश्न आपसे पूछता बाद में कितनी बचेगी, तो 24 - 3 कितना बचेगा? 21। ठीक है, पूरे औसत पूछा गया पूरी टीम की, तो पूरे टीम का x का मान मैं मान के चलाऊँ 24, तो 24 निकलेगा। ठीक है, सवाल बढ़िया था, अच्छा है, लगाने का प्रयास करोगे तो लग जाएगा। ठीक है, बात बाकी क्या होता है क्या नहीं, देखो सवाल लगाइएगा, बात बाकी रिजल्ट के, भाई रिजल्ट को क्यों पहले सोचते हो? जो होगा देखा जाएगा, वो तो बात की बात है। जब सवाल ही नहीं लगाओगे, कहीं ऐसा सवाल आ गया शिफ्ट में 2-4 सवाल अच्छे आ गए, तो तुम कोसों दूर हो जाओगे भाई साहब, और कोसों दूर हो जाओगे तुम्हारा ढूंढने भी पता नहीं लगेगा भाई साहब, कहाँ चले गए, कहाँ आते पता भी नहीं चलेगा, हते या नहीं होते भाई साहब। तो इसलिए बोल रहा हूँ, लगाइएगा प्रश्न को, लगाओगे तभी आंसर आएंगे। कुछ सवाल और देख ले रहे हैं। अगला सवाल एक ये वाला दे रहा हूँ तुम्हें, पहले ये लगाइएगा।
अच्छे सवाल लगा रहे तो एक सवाल ये भी लगाइएगा, थोड़ा पढ़ के लगाओगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पढ़ के लगाइएगा। सवाल क्या कह रहा है, शनिवार और रविवार को छोड़कर मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई कारों की औसत बिक्री 125 है। रविवारों के लिए कारों की दैनिक औसत बिक्री 150 है। यदि पहला शनिवार 3 मार्च को है, पूरे महीने के दौरान कारों की औसत बिक्री 130 है, तो शनिवार के लिए औसत बिक्री क्या होगी? अब कई लोगों को तो समझ में ही नहीं आता होगा कि पता चल रहा है ऊपर बढ़ रही है, नीचे ही गायब हो जाता होगा तब तक कि नीचे क्या लिखा हुआ है, और जब तक नीचे पढ़ते होंगे तब तक ऊपर गायब हो जाता होगा कि क्या है, लिखा क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर भी लगाओ एक बार, ठीक है, लगाओगे आंसर आ जाएगा। हो पा रहा है कि नहीं? देखो थोड़ा कैलकुलेटिव डाटा है, और डाटा अगर कैलकुलेटिव है तो आपको करना भी पड़ेगा। कैलकुलेटिव डाटा है, डाटा क्या है पहले समझना, थोड़ा नहीं समझिएगा, आ जाओ थोड़ा। सवाल ये कह रहा है शनिवार और रविवार को छोड़कर, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई कारों की औसत बिक्री 125 है। रविवारों के लिए औसत बिक्री 150 है। पहला शनिवार 3 मार्च, यहाँ से पकड़िएगा सवाल। पहला शनिवार, शनिवार के बाद आता है रविवार, ठीक है, शनिवार के बाद कौन आता है? रविवार, क्योंकि शनिवार और रविवार के बारे में बात कर रहा है। पहला शनिवार आता है 3 मार्च को, ठीक है, तो पूरे महीने में कितने शनिवार पड़े पहले तो ये चेक कर लो। 3 के बाद अगला कितना? 7 और 3 10, फिर अगला कितना? 17 को, फिर अगला कितना? 17 और 7 7 7 14 24 को, फिर अगला कितना? 31 को, ठीक, क्योंकि मार्च महीना कितने का होता है? 31 का होता है। कितने का होता है? 31 का। तो एक बात तो क्लियर हो गई, शनिवार इसमें कितने पड़ेंगे? 5 शनिवार पड़ेंगे। कितने शनिवार पड़ेंगे? 5 शनिवार, ठीक है। अब रविवार देख लीजिएगा, पहला रविवार अगर शनिवार 3 तारीख को पड़ा है तो रविवार कितने को? 4 को पड़ेगा, उसके बाद 11 को पड़ेगा, उसके बाद 18 को, उसके बाद कितने को? 25 को, उसके बाद 32 को। 32 तारीख होती है क्या है? 32 तारीख नहीं होती भाई साहब, 1 तारीख को ना कर देना, नहीं तो अप्रैल महीने में घुस जाओगे जाके। अप्रैल तो था ही है, कौन था? मार्च था, अप्रैल में नहीं घुसना है तुम्हें। अच्छा रविवार कितने पड़े आपके पास? 4 रविवार पड़े, ठीक है। तो सवाल ये कह रहा था शनिवार और रविवार को छोड़कर मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई औसत बिक्री कितनी? 125। और देखो यहाँ पकड़ो जरा, ये देखो पकड़ो, ये औसत बिक्री, यदि पूरे महीने की कारों की औसत बिक्री कितनी है? 130। कितनी है? 130 पूरे महीने। अच्छा अब लगाना स्टार्ट कर दो सवाल को। पूरे महीने मतलब पूरे माह में होते हैं 31 दिन, 31 दिन की औसत बिक्री दी गई है 130। तो 13 एकम 13, 13 तिया 39, 39 और कितना हो जाएगा? 40, 39 और 1 40, 4030 ये हो जाएगा पूरे महीने की औसत बिक्री, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा था शनिवार और रविवार को छोड़ दीजिएगा, शनिवार और रविवार छोड़ दोगे तो 5 और 4 9 दिन निकल जाएंगे, और 9 दिन अगर निकल जाएंगे तो आपके पास बचेगा कितना दिन? यहाँ पे 22 दिन ये बचेगा, ठीक, 22 दिन। 22 दिन की शनिवार और रविवार को अगर छोड़ दोगे तो 22 दिन की औसत बिक्री है 125, ठीक। तो कैसे करें? गुणा कर दीजिएगा, 22 पंजे 110 हासिल 11, 22 दूनी 44, 44 और 11 कितना? 55, 55 की 5 हासिल कितना? 5, ठीक है। 22 एकम 22, 22 और 5 कितना होगा? 27, 2750 ये निकल आएगा किसकी? ये निकल आएगा बाद बाकी बचे दिनों की। अब आगे बढ़ो, रविवारों के लिए कारों की औसत बिक्री कितनी है? 150 रविवारों के लिए। अच्छा रविवार कितने थे? 4 रविवार थे। रविवार कितने थे? 4, पढ़ते जाना। अब ये नीचे हैं 4 रविवार, 4 ये रविवार है, इनकी औसत बिक्री है 150, तो ये 15 चौके कितना हो जाएगा? 60, 600, कितना हो जाएगा? 600, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ, ये टोटल हुआ जाके, टोटल कितना हुआ? 6 0 5 7 और 6 13, और ये कितना? 3350 हो गया, 3350। तो प्रश्न पूछ रहा है शनिवारों के लिए औसत बिक्री कितनी है, तो बचेगा क्या? शनिवारों का औसत निकाल लीजिएगा। 4030 में से 3350 जाएगा तो 0, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ पे 9, 9 में से 3 जाएगा 6, ठीक, और 3 में से 3 जाएगा 0। ये शनिवारों की औसत बिक्री का योग निकल आया, ठीक, शनिवारों की औसत बिक्री का योग निकल आया। और शनिवार हैं कितने आपके पास? 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 5 एकम 5,
ये कितना बचा 18, 5 या 15, 15, 16, 17, 18, 5 6 30। शनिवारों की औसत बिक्री निकल आएगी 136। 136 ऑप्शन नंबर कौन सा? दूसरा। ठीक है, अच्छा सवाल था। अच्छा सवाल क्या, थोड़ा डाटा कैलकुलेटिव है। डाटा कैलकुलेटिव है, करना भी पड़ेगा, लगाना भी पड़ेगा। इस तरीके से शनिवार तो काउंट करने पड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कोई जादू मंत्र मार दूंगा शनिवार पता चल जाएगी। रविवार भी उसके बाद ही आता है, शनिवार के बाद रविवार आता है। ठीक है, तो वे भी आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा कैसे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सवाल था। ठीक है, अब आपके पास 2 सवाल और मैं दे रहा हूँ, 1-2 सवाल, उसके बाद बस आज के लिए काफ़ी है। 11 पारियों के बाद सवाल दे रहा है। अगला सवाल बेसिक से ही आज मैं सारे सवाल लगा दे रहा हूँ आपके एक तरफ से, अगर आपको फंडा तो क्लियर है ही पहले से ही। ठीक है, सवाल कह रहा है 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? आ जाओ देखते हैं भाई साहब सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 रन है। तो कोई बात नहीं, 13 पारियों के बाद 13वीं पारी में पिछली पारी से देखो 11 पारियों का औसत स्कोर कितना है? 52 रन। ठीक है, क्लियर। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? देखिएगा, एक सेकेंड पहले तो अच्छा तुम बेसिक से लगा लो। कैसे लगाओगे? 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 56 57, इनका योग कितना होगा? 572। ठीक है, योग कितना होगा? 572। क्लियर। अब थोड़ा आगे देखो, 13वीं पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। 13 पारियों के बाद, ठीक। अच्छा 13 पारी ऐसी खेली तो औसत बढ़कर कितना होगा? 54 हो गया। ठीक है, अगर 54 हो गया, 13 चौके 52, 52 की 2 हासिल 5, 13 पंजे 65, 65 और 5 कितना हो जाएगा? 70, 702, 13 पंजे 65, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 702 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे समझने की बात है। क्या समझोगे? देखो, अच्छा जो पारी निकल के आएंगी, जो 2 पारी एक्स्ट्रा खेली उसने कौन सी? 12वीं और कौन सी? 13वीं पारी खेली, 13वीं। ठीक, क्लियर। इन 2 का जो योग निकल के आएगा वो इसमें से इसे घटाओगे और 12वीं और 13वीं का योग निकल के आएगा कितना? 2 में से 2 जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ से 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 1 बचेगा, 130। लेकिन सवाल कह रहा है कि उसने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं। 16 रन अधिक बनाए हैं 13वीं पारी में, पिछली पारी से। तो मैं मान के चल रहा हूँ इस पारी में इसने x रन बनाए, तो इसमें कितना? x + 16, इनका ही तो योग दे रहा है 130। ठीक, क्योंकि 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए, तो 13वीं पारी जो खेली होगी उसने उसमें 16 रन एक्स्ट्रा मारे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 12वीं पारी में उसने x रन बनाए। तो आप डायरेक्टली सिंपल सा क्या करोगे? 2x बराबर 16 उधर जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा? 214। ठीक है, 214। तो आपके पास x का मान, कहीं गलती कर गया क्या भाई साहब? है गलती हो गई क्या कहीं? x का मान कितना आएगा? तो 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 107। x का मान कितना निकल जाएगा? 107। कहीं गलती कर गए क्या? 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 704, 54 हो गया। ठीक है, इनका योग 100 x। अरे यार ये क्या कर रहा हूँ भाई साहब? ये मतलब ऐसी छोटी छोटी गलती कर दूंगा फिर को सोचूंगा कि क्या हो गया। ठीक है, छोटी छोटी गलती। 114, यहाँ का मान कितना आएगा? 114। तो x का मान आएगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 54, x का मान कितना? 57। और प्रश्न आपसे कह रहा 12वीं पारी में, तो 12वीं पारी में आपने 57 ही रन बनाए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बेसिक से आपने लगा लिया इस तरीके से। अच्छा वो वाला भी तरीका लगा सकते थे आप। कौन सा वाला? मेरा वाला। कौन सा वाला? वही वाला, वही याद करिएगा भाई साहब।
कौन सा वाला? वही वाला। कौन सा? वही वाला। संख्याओं वाली लगा लेते भाई साहब। संख्या वाला कैसे? हमें अब 12वीं 13वीं का योग निकालना था 130। कैसे निकालोगे? देखो जरा एक लाइन में। 11 का औसत कितना था? 52। और 13 का औसत कितना हो गया यहाँ पे? 54। संख्याएं अगर ज़्यादा तो कैसे चिन्ह का गुणा? विपरीत चिन्ह का गुणा। विपरीत चिन्ह कितना ज़्यादा? 2। तो 12वीं 12th और 13th का योग डायरेक्टली एक लाइन में। कैसे? 2 ज़्यादा। पहले एवरेज को मानो। एवरेज कितना? 54 है ही है। 54। ठीक, क्लियर। और 2 संख्या एक्स्ट्रा हुई हैं तो 2 का गुणा कर दीजिएगा यहाँ पे। 54 दूनी 108 और 13 दूनी 26। 13 दूनी 26। 54 दूनी 108, 108 और 26। 108 और 26 ये कितना हुआ भाई साहब? नहीं 52 था ये एवरेज। 52 था। 52 गुणा 2। 52 दूनी 104। 104 और 26 कितना हो जाएगा? 130। ठीक, बात बाकी आप ऐसे लगा लेना कि 12वीं पारी 13वीं पारी 16 रन देखे, बस आंसर। ये मैंने उधर बताया होगा। चलो अगर नहीं बताया तो अगले सवाल में देख लेना। अगला सवाल कहाँ गया भाई साहब? 13वां अगला सवाल। इसमें मैं शॉर्टकट तरीका लगवा दूंगा। लगाओ एक बार आप पहले, ठीक है, उसके बाद मैं इसमें शॉर्टकट मारवा दूंगा। लगाइएगा। 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज के प्रति पारी स्कोर। कितना दे रहा है? 55। 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए थे तो 13वीं पारी में कितने रन बनाए? बस डायरेक्टली लिखो एक लाइन में। कैसे लिखोगे? इस तरीके से देखो, इस तरीके से लिखो। 12 पारी औसत कितना था? 55। 14 पारी के बाद पारी अगर ज़्यादा, 2 ज़्यादा, ठीक है, औसत कितना है? 60 हो गया। तो मैंने क्या बताया था? पहले तो डायरेक्टली एवरेज लिखो। एवरेज मान के चल रहे हैं 55 है। इसमें 2 संख्या ज़्यादा ऐड की है तो 55 गुणा 2। ठीक, क्लियर। 2 संख्या है तो 2 का गुणा, 3 संख्या है तो 3 का गुणा, 4 संख्या है तो 4 का गुणा। ठीक है। अब ये संख्या ज़्यादा तो समान चिन्ह का गुणा। कितना ज़्यादा? 5। 5 ज़्यादा तो 14 पंजे 70 ये हो गया। 14 पंजे कितना? 70। तो 55 दूनी 110। 110 70 कितना हो जाएगा? 180। 180 किसका योग निकलेगा? एक तो आपकी आएगी कौन सी पारी? 14वीं, एक तो 13वीं, और एक कौन सी? 14वीं पारी का, 14वीं का योग। इसको अगर x मानोगे तो ये कितना? x + 20 था। इसका योग कितना? 180। तो 2x बराबर कितना निकल गया? 160। तो x का मान सिंपल सा निकल जाएगा कितना? 80 रन। 2 8 16 कितना? 80 रन। x का मान कितना? 80। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही काफ़ी है। सवाल की क्वालिटी और सवाल की लैंग्वेज थोड़ी पढ़नी पड़ती है रेलवे ग्रुप डी के सवालों के लिए। अगर अच्छे सवाल लगे हों और इसी तरीके से क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और प्यारे साथियों मुझे बताते रहिएगा मैसेज के माध्यम से। अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं थोड़ा बहुत ठीक चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। अगर मेरे को थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी एक बार मैसेज कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। कुछ दिनों की और बात है, पूरी इम्प्रूवमेंट हो गई क्लास आपको मिलेगी। लेकिन जो भी छात्र अभी नए नए जुड़े हुए हैं या फिर जो भी छात्र ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच में आ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना आए, उनके लिए बहुत ही शानदार मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्यारे साथियों एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे साथियों।